तो लास्ट में ये अपन अमोनोलाइसिस पढ़ रहे थे, रिएक्शन विद आरएक्स ऑफ अमोनिया। ये न्यूक्लियोफाइल ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, हेलोजन लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। अगर ये एक्सेस में है तो बस एक ही आर आएगा, लेकिन अगर यहाँ आर एक्स एक्सेस में होगा तो पहली बार न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, फिर से आर एक्स है, न्यूक्लियोफाइल फिर अटैक करेगा, R2NH बचा, न्यूक्लियोफाइल फिर अटैक करेगा। इस तरह से अपने पास क्या बनता है, क्वाटरनरी सॉल्ट बनता है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अब कुछ रिएक्शंस अपन और डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये लेट सपोज इससे अपन ए बोल दें। अब इसके बाद में बी रिएक्शन है। अगर इधर आर एक्स की रिएक्शन अपन KCN से कराएं, सामने ध्यान दे रहा, आर एक्स की रिएक्शन KCN से कराएं, ये कैसा कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड है। अल्कली मेटल के कंपाउंड कैसे होते हैं, आयोनिक होते हैं। ठीक है, अगर ये आयोनिक नेचर का है तो यहां बेसिकली अपन को क्या मिलेगा, K+ मिलेगा और Cn- मिलेगा। अब Cn- जो होता है उसमें नेगेटिव चार्ज किस पर होता है, कार्बन पर या नाइट्रोजन पर। ये होता है C�BN। नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 बॉन्ड बनाएगा, 5 और 3 8। कार्बन के पास 4 होते हैं, 3 ने बॉन्ड बना लिया और ये रहा इसका 4th इलेक्ट्रॉन। अब आप कार्बन पे कंसिडर करोगे तो 2 2 4 2 6 और एक 7 इलेक्ट्रॉन है कार्बन पे। तो बेसिकली नेगेटिव चार्ज कार्बन पे होता है, तो वो नेगेटिव चार्ज होगा यहां, ये रहा। अब यहां पर ये आर पे क्या आएगा, डेल पॉजिटिव, हेलोजन पे आएगा डेल नेगेटिव। अब ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। अब लोन पेयर कौन डोनेट करेगा, कार्बन भी कर सकता है, नाइट्रोजन भी कर सकता है। कौन करेगा डोनेट, कार्बन। क्यों, क्योंकि कार्बन की EN कम है। तो कार्बन यहां अटैक करेगा इस पर और यहां से लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। क्या बनेगा मेरे पास, RCN। लेकिन अगर यहां मेरे पास सेम रिएक्शन हो, RX, और यहां AgCN हो, अब AgCN, ये Ag तो डी ब्लॉक का है, डी ब्लॉक वालों का जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है। ये कंपाउंड कैसा होगा, ये तो कोवलेंट कंपाउंड होगा। अब यहां कौन अटैक करेगा, जिस पे लोन पेयर होगा, कार्बन पे तो लोन पेयर ही नहीं है। ठीक है, तो अब यहां क्या हो जाएगा, ये आर डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव। अब न्यूक्लियोफाइल नाइट्रोजन बनेगा, तो यहां से नाइट्रोजन अटैक करेगा, तो यहां से AgX बाहर निकल जाएगा और इधर क्या बनेगा कंपाउंड मेरे पास, RNC। न्यूक्लियोफाइल कौन है, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन जाके अटैच होगा वहां पर। अब कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो यहां एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनेगा। नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा उसको। ठीक है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6, ऑक्टेट कहां कंप्लीट हुआ, नहीं, तो 2 इलेक्ट्रॉन उधर से लेगा, तो ये बनेगा। ये क्या है, एल्काइल साइनाइड, एल्काइल साइनाइड। और ये क्या है, एल्काइल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। बिल्कुल ऐसा कैसा एक क्वेश्चन हो रहे हैं। नेक्स्ट रिएक्शन, मेरे पास यहां RX है, यहां है KNO2, मेरे पास यहां RX है और यहां है AgNO2। अब KNO2 कैसा कंपाउंड है, आयोनिक। ठीक है, अल्कली मेटल के सॉल्ट तो आयोनिक होते हैं,
तो ये क्या बनेगा, K प्लस, हटाओ उसे, यहां कार्बन पे तो पॉजिटिव चार्ज है ना, तो अटैक तो कोई न्यूक्लियोफाइल करेगा क्योंकि कार्बन तो भिखारी है, यहां पर इलेक्ट्रोफाइल है, तो यहां पर ये आ जाएगा NO2 माइनस। अब NO2 माइनस कैसा होता है, N डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, और यहां ऑक्सीजन पे होता है नेगेटिव, ठीक है। तो यहां इस पे भी लोन पेयर है, इस पे भी लोन पेयर है, इस पे भी लोन पेयर है, कौन अटैक करेगा, नाइट्रोजन अटैक करेगा कि नेगेटिव अटैक करेगा, नेगेटिव अटैक करेगा। ईएन जब देखी जाती है जब दोनों या तो न्यूट्रल हो या दोनों नेगेटिव हो। अगर नेगेटिव चार्ज है तो कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, उसकी ईएन यूएन गई बाहर में, नेगेटिव मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पर। तो अब यहां ये अटैक करेगा, ये अटैक करेगा, ये बाहर निकल जाएगा, तो के एक्स बाहर निकल जाएगा। तो क्या बनेगा यहां पर, RONO, तो इसे बोलते हैं एल्काइल नाइट्राइट, ONO को बोलते हैं नाइट्राइट। अब यहां AgNO2, ये तो आयनिक था, और डी ब्लॉक के कंपाउंड कैसे होते हैं, कोवलेंट। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये आ जाएगा AgONO। अब यहां नेगेटिव तो किसी पे है ही नहीं, ये तो कोवलेंट बॉन्ड है, ब्रेक नहीं होगा इजीली। यहां पर भी लोन पेयर है, यहां पर भी लोन पेयर है, यहां पर भी लोन पेयर है, कौन अटैक करेगा कौन डोनेट करेगा, अब तो नाइट्रोजन करेगा ना, जिसकी ईएन कम हो। अरे कौन करेगा भाई, जिसकी ईएन कम है वही तो डोनेट कर पाएगा इजीली। अब थोड़ी नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे, तो यहां क्या करेगा, ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा। दिस इज डेल पॉजिटिव, डेल नेगेटिव, जैसे अटैक करेगा हेलोजन बाहर निकल जाएगा, AgX बाहर निकल गया। तो क्या बनेगा, RN, एक तो आ जाएगा कोऑर्डिनेट हो, और एक क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड हो, इधर से AgX बाहर निकल जाएगा, प्लस AgX। ये क्या बन गया, अब यहां NO2 जुड़ा है एल्काइल से, ONO नहीं जुड़ा, NO2 जुड़ा है। ONO होता है नाइट्राइट, NO2 होता है नाइट्रो, तो ये क्या है, नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन। कुछ समझ में आया क्या आपके, या ऐसे बस कुछ भी चल रहा है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है, ऐसा थोड़ी कुछ भी चल रहा है यार, है ना। वो आयनिक है तो आयन्स में ब्रेक हो जाएगा, कोवेलेंट है ब्रेक नहीं होगा, ये नोट कर लो बेटा। क्या तुम्हारा नोट करो ना, क्या हो क्या हो, अब क्या अभी माहौल बनेगा, अब तो 5-7 मिनट दो। हाँ हाँ, वो क्या, हाँ मतलब ये रिएक्शन चलेंगे अब, है ना, वो उससे अपन ए रिएक्शन बोलते हैं, अब आगे ABCD करके चलेंगे अब। ये नोट तो हो गया होगा ना लास्ट टाइम पे, हाँ।
ये नेक्स्ट रिएक्शन सोल्व करो खुद से। RX की रिएक्शन RS Na से करें तो बताओ क्या बनेगा, कौन अटैक करेगा? ये कैसा कंपाउंड है? कोवलेंट की आयोनिक। अल्कली मेटल वाले कंपाउंड तो आयोनिक होते हैं। इसका मतलब ये क्या है? Na+ और Sr नेगेटिव। तो न्यूक्लियोफाइल कौन है? S नेगेटिव। S नेगेटिव अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा, सिंपल। तो क्या बन जाएगा? R, और ये क्या हो जाएगा? Sr, और बगल में क्या बन जाएगा? NaX। हो गया इतना? यहां तक हो गया नोट? चलो अब इसके आगे देखते हैं। जैसे नेक्स्ट है, RX की रिएक्शन अगर Ag2O से कराए, ठीक है, अगर Ag2O से कराए, ये ड्राई है, यहां कोई मॉइस्चर वॉइस्चर नहीं है, वरना अगर मॉइस्चर होता है ना तो ऑक्साइड पानी से रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बना लेता है। मेटल ऑक्साइड पानी से रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बना लेता है, पर ऊपर तो ड्राई है। तो यहां इसके 2 मोल ले लेंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा? 2 AgBr बाहर हो जाएंगे, AgX। तो अगर ट्वाइस ऑफ AgX बाहर हो गया तो कितने ऑक्सीजन बचेंगे यहां पर? 1 ऑक्सीजन, और कितने अल्काइल बचेंगे? 2 अल्काइल। तो क्या बन जाएगा? ROR। क्या बन जाएगा? ईथर। ठीक है। सिमिलरली यहां Ag2O, तो ये Ag2O पानी से रिएक्शन करेगा HOH से, तो क्या बनेगा? ट्वाइस ऑफ AgOH। अब AgOH में क्या है अपने पास में? ये Ag+ देगा, और अरे ये Ag+ दे, ठीक है, Ag+ और OH-, या बेसिकली यहां अटैक कौन करेगा? कुल मिला के बात ये है कि ये AgOH है, न्यूक्लियो, ये तो कोवलेंट कंपाउंड है, तो लोन पेयर किसके पास है? केवल और केवल ऑक्सीजन के पास। तो क्या अटैक करेगा? ऑक्सीजन अटैक करेगा, यहां से X बाहर निकल जाएगा, तो क्या बनेगा? ROH, और क्या बाहर निकल जाएगा? AgX। ठीक है। तो अगर ड्राई होगा तो वहां मॉइस्चर नहीं है, तो सिंपल ट्वाइस ऑफ AgX बाहर निकल के ईथर बनेगा, और अगर मॉइस्चर है तो पहले वो AgOH में कन्वर्ट होगा, और AgOH में फिर ये लोन पेयर डोनेट करेगा, X बाहर निकल जाएगा, AgX बाहर। ठीक है, ये नोट कर ले बेटा।
नेक्स्ट हेडिंग लिखो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हीटिंग इफेक्ट ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड। हो गया नोट इतना हेडिंग? ठीक है। अब इसमें इफ बिटवीन नोट मत करना, पहले समझना। बिटवीन 2 COOH ग्रुप 0/1 कार्बन एटम इज प्रेजेंट। अगर 2 COOH ग्रुप के बीच में 0 या 1 कार्बन हो, 0 या 1 कार्बन हो, ठीक है, तो वहां से वाटर CO2 बाहर निकल जाता है। यहां से कौन बाहर निकल जाता है? CO2। रिमूव। देखो यहां कई सारे केस आते हैं कि अगर मेरे पास में 0 या 1 कार्बन है तो वहां से CO2 बाहर निकल जाएगी। अगर सेम केस है बिटवीन 2 COOH ग्रुप 2 या 3 कार्बन हो और उसे हीट करें, रिमूव H2O। अगर इससे भी ज्यादा कार्बन है, 4 और मोर, उनको हीट करेंगे तो रिमूव बोथ CO2 एंड H2O। ठीक है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, तो अपन इसको अप्लाई करके भी करना भी समझेंगे। नोट वोट मत करना, पहले सामने देखना समझना। जैसे लेट सपोज मेरे पास यहां एल्काइल साइनाइड है। अब साइनाइड का अगर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करते हैं, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, यहां लिखा हो सकता है H+H2O और इसको कंबाइंड फॉर्म में H3O+ भी लिखा हो सकता है। साइनाइड के कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से अपने को मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे करेंगे? अरे कुछ भी नहीं करना, इनके बीच के बॉन्ड ब्रेक करने हैं। नाइट्रोजन पे आएगा डेल नेगेटिव, कार्बन पे आएगा डेल पॉजिटिव, ऑब्वियसली क्योंकि नाइट्रोजन की EN ज्यादा होती है। तो 3 बार नेगेटिव आएगा नाइट्रोजन पे, ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो 3 बार पॉजिटिव आएगा कार्बन पे। तो यहां पर ये आ जाएगा HOH, HOH और HOH। ये क्या आएगा? डेल पॉजिटिव, डेल नेगेटिव, ऐसे बाकी सब पे आएगा। पॉजिटिव पे जुड़ेगा नेगेटिव, नेगेटिव पे जुड़ेगा पॉजिटिव। यहां से ब्रेक कर लो इसे। जब यहां से ब्रेक करोगे तो क्या निकलेगा? यहां से एक तो अमोनिया बाहर निकल जाएगा, दिख रहा होगा, और क्या बनेगा? RC, इधर OH आ जाएगा, इधर OH आ जाएगा, इधर OH आ जाएगा। ये तो मुझे पता ही है, सेम कार्बन पे 3 OH, मतलब 2 OH स्टेबल नहीं होते। एक जगह से क्या बाहर निकल जाएगा? वाटर बाहर निकल जाएगा। मैं कुछ नहीं, यहां कुछ नहीं कर रहा ऐसा, मैं सीधा इन दोनों से वाटर बाहर निकाल दे रहा हूं, प्लस H2O, और क्या बना दूंगा यहां पर? डबल बॉन्ड। 2 OH से एक H2O बाहर निकल गया तो बचा क्या? डबल बॉन्ड। तो क्या बन गया मेरे पास में? कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। हो सकता है ऐसा नहीं समझ में आया, मैं डबल बॉन्ड को नीचे लगा देता हूं, OH को उधर लगा देता हूं, फिर समझ आ जाएगा। तो साइनाइड का जब कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करते हैं, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, तो अपने पास बनता है एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और अमोनिया बाहर निकल जाती है। लेकिन लेट सपोज अगर इसका मैं पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करूं, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस,
तो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस से केवल पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, फिर सिग्मा वाला ब्रेक नहीं होता। इनमें पाई कितने हैं? 2। तो यहां क्या आ जाएगा? ये डेल पॉजिटिव, ये डेल नेगेटिव, तो इधर आ जाएगा एच ओ एच एच ओ एच। इधर डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, 2 पाई बॉन्ड ब्रेक कर दो, तो यहां क्या बनेगा? आर, सेम कार्बन पे 2 OH आ जाएंगे और 2 OH स्टेबल नहीं होंगे, तो फिर वाटर बाहर निकल जाएगा। अल्टीमेटली बचेगा क्या? ऑक्सीजन। अरे 2 OH आएंगे ना ऐसे, यहां से वाटर बाहर निकल जाएगा। जब वाटर बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा वहां पर? ऑक्सीजन ही तो बचेगा। ठीक है, तो 2 स्टेप में ना करके मैं इसे एक ही स्टेप में कर दे रहा हूं। ये डबल बॉन्ड और इस नाइट्रोजन से कितने H जुड़ेंगे? 2H, तो ये क्या हो जाएगा? NH2। यहां बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहां बनेगा एमाइड। तो साइनाइड के कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से तो एसिड बनता है और पार्शियल हाइड्रोलाइसिस से अमाइड बनता है। ठीक है, एसिडिक मीडियम में जब भी H प्लस दिया, जब भी एसिडिक H प्लस दिया हो, नहीं, H2O हो एसिडिक मीडियम में, तो वो होता है कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, और H2O अगर बेसिक मीडियम में है तो वो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस है। ठीक है, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। चलो, अब यहां पर अगर एक रिएक्शन और आ सकती है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और ये क्या आ जाएगा? H2O। ये मैं बता चुका हूं, ये क्या होता है? हाइड्राइड, तो ये क्या देगा? H माइनस, और ये वाटर क्या देगा? H प्लस। ये क्या करता है? पोलर पाई बॉन्ड को ब्रेक करता है और उसकी जगह HH लगाता है। पोलर पाई बॉन्ड को ब्रेक करता है और उसकी जगह HH लगाता है। ठीक है, तो यहां से 2 पाई बॉन्ड है, तो 2H तो इस पे आ जाएंगे, 2H इस पे आ जाएंगे। ऑब्वियसली इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव है, इस पर पॉजिटिव है, तो यहां तो जाएगा ये वाला और यहां जाएगा ये वाला। और ऐसा प्रोसेस कितनी बार होगा? 2 बार होगा, क्योंकि 2 पाई बॉन्ड है। पहले पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, HH गया, फिर दूसरा पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, फिर HH गया, फिर क्या बन जाएगा? एमीन बन जाएगा, 1 डिग्री एमीन। तो ये तीनों बहुत ही जनरली पूछी जाने वाली रिएक्शंस है। कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से एसिड बनता है, पार्शियल से एमाइड बनता है, और रिडक्शन से क्या बनता है? एमीन बनता है। नोट कर लो बेटे, अभी इनके सबको यूज करना समझाऊंगा मैं भी। हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड। तुषार आप आगे बैठ जाओ ना बेटा, वहां से खड़े हो, आगे आ जाओ, क्यों परेशान होते हो? इतना सा डिस्टेंस तो ले लिया करो खुद ही, हमें यार आगे बैठ जाना चाहिए।
हो गया इतना? हाँ जी, हो गया इतना? अब देखो, जैसे मेरे पास एक एग्जांपल गिवन है, यहाँ जेम डाई हैलाइड है, यहाँ विसिनल डाई हैलाइड है, और ये अगल बगल वाला तो अल्फा बीटा गामा ऐसा होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया। सेम कार्बन पे अगर दो हेलोजन है तो इसे बोलते हैं जेम डाई हैलाइड। अगर अगल बगल वाले कार्बन पे दो हेलोजन अटैच है तो उसे बोलते हैं विसिनल। जहां हेलोजन लगा होगा उसे बोलते हैं अल्फा, उसके बगल वाले कार्बन को बोलते हैं बीटा, बगल वाले को गामा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है, इस तरह से। तो फिर यहां पर ये CH2 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 CH2, इधर Cl लगा देते हैं। ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये गामा हो गया, ठीक है, ये डेल्टा हो गया मान लो। तो अल्फा डेल्टा कर लेते हैं, डेल्टा, फिर आएगा ओमेगा, इस तरह चलता जाएगा। अब इसके बाद क्या किया अपन ने, यहां पर इसका KCN से रिएक्शन करा ली, KCN से रिएक्शन करवा दी। तो यहां CN माइनस क्या है, न्यूक्लियोफाइल। CN माइनस हेलोजन को रिप्लेस कर देगा, तो क्या हो जाएगा, CH3 CH, इधर आ जाएगा CN, इधर आ जाएगा CN, CH2 CH2, इधर आ जाएगा CN, इधर आ जाएगा CN, CH2 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 CH2, इधर आ जाएगा साइनाइड, इधर आ जाएगा साइनाइड। सिंपल है। इसके बाद में क्या करूंगा मैं, यहां पर H2OH प्लस, मतलब एसिडिक मीडियम में इसका हाइड्रोलाइसिस करवा रहा हूं। एसिडिक मीडियम में इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या हो जाएगा, CH3 CH COOH COOH, CH2 CH2, इधर आ जाएगा COOH, इधर आ जाएगा COOH, फिर CH2 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 CH2, इधर आ जाएगा COOH और इधर आ जाएगा COOH। अब क्या करें, अपन इसे हीट कर लें। अभी मैंने आपको क्या बोला, अगर दो COOH के बीच में 0 या 1 कार्बन हो तो दो COOH के बीच में कितना कार्बन है, 1। 0 भी हो सकता था, मतलब डायरेक्ट कनेक्टेड हो सकते थे। डायरेक्ट कनेक्टेड है इसका मतलब 0 कार्बन है उनके बीच में। तो क्या बाहर निकलेगा, CO2 बाहर निकलेगा। तो यहां से CO2 बाहर निकाल दो, ये मान लो ये वाला CO2 बाहर निकाल दिया,
या तो ऊपर वाला निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बचेगा प्रोडक्ट अपने पास? CH3 CH2 COOH, दिस विल बी द प्रोडक्ट। यहां अगर मान लो दो COOH के बीच में ये कितने कार्बन है, 2 या 3 कार्बन हो, अगर 2 या 3 कार्बन हो तो वहां से क्या बाहर निकल जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा, तो इधर से OH और इधर से H बाहर निकल जाए, तो क्या बन जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इधर आ जाएगा C, यह आ जाएगा डबल बॉन्ड हो, फिर इधर आ जाएगा C, फिर एक आ जाएगा डबल बॉन्ड हो, और एक ऑक्सीजन है इसके पास, तो वो इस तरह से कनेक्ट हो जाएंगे। तो क्या बन जाएगा, एनहाइड्राइड बन जाएगा, एनहाइड्राइड। ठीक है। अगर मान लो ये कौन सा वाला केस है, अगला वाला, ये दो COOH के बीच में 4 या उससे ज्यादा कार्बन हो, अगर 4 या उससे ज्यादा कार्बन हो तो एक तो CO2 बाहर निकलेगा, निकाल दो CO2 को बाहर, एक H2O बाहर निकलेगा, निकाल दो H2O को बाहर, क्या बचेगा, C C C C। इधर तो कुछ भी नहीं बचा, उधर क्या बचा है, C, एक ऑक्सीजन मतलब डबल बॉन्ड हो, 3 वैलेंसी कंप्लीट है, और एक वैलेंसी इधर से आ जाएगी। इस तरह से पहले साइनाइड से रिएक्शन करा के क्लोराइड को बाहर निकाला, फिर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करके उसे एसिड में कन्वर्ट किया, फिर उसका हीटिंग इफेक्ट नोट कर लो बेटा।
हो गया इतना नोट? हाँ जी, चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट कंपाउंड देखते, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन in aromatic compound. Nucleophilic substitution reaction in aromatic compound, इसे बोलते हैं SNAR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं? NSR इन एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड। जैसे मेरी बात समझो, यहां पर कोई हैलोजन लगा है, यहां कोई न्यूक्लियोफाइल आए। अब आप सामने देखो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता क्या है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, हैलोजन को हटाएगा, खुद अटैच हो जाएगा, सिंपल। लेकिन ये हैलोजन निकलेगा ही नहीं यहां से, क्योंकि ये हैलोजन रिंग के साथ रेजोनेंस में है। इसका लोन पेयर, फिर सिग्मा, फिर पाई। लोन पेयर सिग्मा पाई तो जाएगा ही नहीं वो। ठीक है, इसका मतलब यहां पर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होने वाली आसानी से। पॉइंट टू बी नोटेड, इजीली नहीं होने वाली। फिर अपन चाहे तो क्या नहीं हो सकता, पर बाकी नहीं होने वाली। ठीक है, तो यहां पर जो NSR रिएक्शन है, रिएक्टिविटी फॉर NSR एल्काइल हैलाइड की ज्यादा होती है। किससे? एराइल हैलाइड से। आप नोट कर लें इतना, आप साथ साथ नोट करते जाएं। ऐसा क्यों होता है, मैं इसका रीजन नोट करवा रहा हूं नीचे। एराइल हैलाइड does not show NSR reaction easily due to पहला पॉइंट है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। पार्शियल डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन, between carbon and halogen due to resonance. Partial double bond due to resonance.
अगला पॉइंट समझते हैं। देखो, यहां लेट सपोज ये क्लोरीन है और यहां लेट सपोज ये क्लोरीन है। अब यहां पर इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 2.5। और इस क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 3। तो यहां बॉन्ड, ठीक है, डेल्टा ई एन है। ये कार्बन कैसा है? sp2। इसकी ई एन कितनी है? 2.75। और इस क्लोरीन की ई एन कितनी है? 3.0। तो यहां पर क्या है? बॉन्ड पोलैरिटी कम है, मतलब डेल बॉन्ड पोलैरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा ई एन। अब यहां बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा है तो इस पे अच्छा खासा डेल नेगेटिव आएगा, इस पे अच्छा खासा डेल पॉजिटिव आएगा। डेल्टा ई एन ज्यादा है तो प्लस माइनस ज्यादा आएगा। अब अगर प्लस अच्छा खासा आएगा तो जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो उसको ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पे इजीली अटैक कर पाएगा। यहां पर उतना डेल्टा ई एन ही नहीं है, उतना पॉजिटिव नेगेटिव जनरेट ही नहीं होगा। अगर उतना पॉजिटिव नेगेटिव जनरेट नहीं हुआ, उतना पॉजिटिव यहां जनरेट नहीं हुआ, तो न्यूक्लियोफाइल को कैसे पता लगेगा कि कौन भिखारी है इनमें? अच्छे से पता लगेगा ही नहीं उसको। तो यहां बॉन्ड डेल्टा ई एन कम है तो बॉन्ड पोलैरिटी कम है, बॉन्ड पोलैरिटी कम है तो रिएक्टिविटी कम है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल को ज्यादा बढ़िया, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम चाहिए, तो यहां ज्यादा डेफिशिएंसी आएगी नहीं क्योंकि डेल्टा ई एन ही कम है। ये नोट कर ले बेटा, फिर मैं पॉइंट नोट करवा देता हूं। अपन तो याद रखेंगे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, दैट्स इट। हाँ जी, तो ये कुछ बातें हैं जिन वजह से एराइल हैलाइड इजीली शो नहीं करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एक नोट लिखो, कंपाउंड which do not
which do not show SN1 and SN2. SN1 and SN2. ये कुछ कंपाउंड है जो SN1 SN2 इजीली शो करते नहीं है। यहां पर क्या है, रेजोनेंस, वही लोन पेयर सिग्मा रेजोनेंस, लोन पेयर सिग्मा पाई। यहां पर भी क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ये वाला SN1 SN2 क्यों नहीं शो करता? SN1 में तो क्या होता है, पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बनता है, तो कार्बोकेटाइन बनेगा कहां पर, ब्रिज हेड कार्बन पे, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कार्बोकेटाइन बनते ही sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, और ब्रिज हेड कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन बोले तो प्लेनरिटी पॉसिबल है नहीं है। SN2 क्यों नहीं शो कर सकता, क्योंकि हिंड्रेंस ज्यादा है। SN2 में पीछे की तरफ हिंड्रेंस ज्यादा है, ठीक है, बैक साइड से तो अटैक होगा। SN2 में बैक साइड से अटैक होता है ना, जिसे वॉल्टन इन्वर्जन बोलते हैं। ये वर्ड सुना है क्या अपन ने, वॉल्टन इन्वर्जन? वॉल्टन इन्वर्जन बोला है कि मैंने कभी आपको? SN2 कहाँ लिखा है अपन ने, SN2 ये रहा। यहां क्या होता है, ये इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है। इस इन्वर्जन प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, एक वर्ड लिख लो यार यहां पर, वॉल्डेन इन्वर्जन। SN2 में है ये, अभी तो आप कहीं भी नोट कर लो, घर जाके ढूंढ लेना आप। वॉल्डेन इन्वर्जन बोलते हैं इसे SN2 में। ये वर्ड कहीं कहीं आपको मिल सकता है। हाँ, वो अदिति सही करी है, वहां नोट कर लो अभी तो। कैसे पता लगेगा कहाँ है वो यार, नहीं पता चल पाता इजीली। ठीक है, चलो यहां अब अगले वाले में, अरे अगले वाला क्यों नहीं शो कर पाएगा, क्योंकि अगेन जैसे ही यहां से X- हटेगा, पॉजिटिव बनेगा, एंटी एरोमेटिक बन जाएगा, और फ्लोरीन तो बहुत बेकार लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है, इसलिए वो इजीली रिमूव नहीं होगा वहां से। सेकंड पॉइंट लिखो, AgNO3, AlCl3, SbCl5 एक्सेट्रा कैन फॉर्म कार्बोकेटाइन, कैन फॉर्म कार्बोकेटाइन easily, so favors SN1 रिएक्शन। कार्बोकेटाइन कहां बनाना होता है अपन को, SN1 रिएक्शन में। SN2 में तो एक ही स्टेप में होता है सारा काम, एक साइड से लिविंग ग्रुप निकल रहा होता है, बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होता है। कार्बोकेटाइन तो SN1 में बनता है,
ये क्या होते हैं, ये सारे के सारे ये लुईस एसिड होते हैं। और थोड़ा याद करो, बेंजीन में अपन ने पढ़ा था लुईस एसिड। लुईस एसिड यूज करते क्यों है? इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए। लुईस एसिड क्या करेगा? इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा। तो AlCl3 Cl माइनस को साथ ले जाएगा, पीछे क्या बचेगा? कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन कहां बनाना है अपन को? SN1 रिएक्शन में। ठीक है, जैसे इधर मान लो मेरे पास में RX है और इधर क्या है मेरे पास में? AgNO3। आपको याद है AgCl का व्हाइट PPT बनता है, AgBr का लाइट येलो बनता है, AgI का डार्क येलो बनता है। तो यहां ये क्या बना लेगा? AgNO3, AgX तो बाहर निकल जाएगा और क्या बनेगा? R+। ठीक है, R++ AgX, ये क्या है? PPT। इसी तरह से जैसे RX की रिएक्शन, मान लो RCl है, यहां मैं अगर AlCl3 यूज कर लूं तो क्या बाहर निकल जाएगा? AlCl4 माइनस बाहर निकल जाएगा और क्या बनेगा? R+। ये क्या है? सारे के सारे लुईस एसिड। हेलोजन को बाहर निकाल लेते हैं, नोट कर लो बेटा एग्जाम। जैसे RCl है, SbCl5 यूज करोगे तो SbCl6 माइनस बाहर निकल जाएगा, R+ बचेगा। ये डाउनवर्ड एरो का मतलब PPT होता है और अपवर्ड एरो का मतलब गैस होता है। डाउनवर्ड एरो का मतलब PPT और अपवर्ड एरो का मतलब गैस। नोट कर लो अगला पॉइंट। यहां कोई डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है, यहां हेलोजन रेजोनेंस में नहीं है। तो ये तो बड़े बहुत इजीली शो करेगा SN1 SN2। जैसे X निकलेगा कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन जो बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज। ये दोनों ही इजीली शो करेंगे, मैंने ऑर्डर में लिखाया हुआ है आपको। हाँ जी, अब समझते हैं। एराइल हैलाइड NSR रिएक्शन देता नहीं है इजीली, लेकिन फिर भी अब अपन चाह रहे हैं तो फिर करवा लेंगे अपन उससे रिएक्शन। थोड़ा एफर्ट ज्यादा लगेगा, कोई बात नहीं, काम सारे होते हैं भाई। हाउएवर एराइल हैलाइड गिव NSR इन ड्रास्टिक कंडीशन। ठीक है, इन ड्रास्टिक कंडीशन। अब वो ड्रास्टिक कंडीशन क्या है? व्हेन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप are attached at ortho-oblique para position of aryl halide। ऑर्थो-ऑब्लिक पैरा पोजिशन, चलो ठीक है। अब बस अब नोट वोट मत करना, अब सामने देखना, समझना।
क्योंकि अब मैं इसका मैकेनिज्म समझा रहा हूँ ये होता कैसे है, ठीक है। और थोड़ा टेम्परेचर भी हाई चाहिए। यहाँ जैसे मेरे पास मान लो ये इधर मेरे पास ये हेलोजन है, हेलोजन। यहां क्या है मेरे पास में, कोई न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल। तो ये जो पहला स्टेप है ना, ये इसका क्या है, स्लो स्टेप है। स्लो स्टेप, या इसे क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, आरडीएस, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल भी यहां स्ट्रॉन्ग होना चाहिए अच्छा खासा। जैसे मानो NH2 माइनस, CN माइनस, अच्छा न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। मतलब वो वैसे ही शो नहीं करेगा। अब आप न्यूक्लियोफाइल भी करीब ले लो, वीक सा, तो भाई फिर मतलब ही नहीं है उसे कुछ। तो उसको थोड़ा सा ऐसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए जिन पे नेगेटिव चार्ज हो, अच्छी खासी डेंसिटी हो। अब ये कहां अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, जहां इसको डेफिशिएंसी नजर आएगी। डेफिशिएंसी नजर आएगी मतलब तो डेफिशिएंसी कहाँ है, कार्बन की EN कम है, हेलोजन की EN ज्यादा है। हेलोजन पे डेल नेगेटिव आएगा, कार्बन पे डेल पॉजिटिव आएगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल आएगा और इसी पॉजिटिव अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल इसी पॉजिटिव अटैक करेगा। अब कैसे अटैक करेगा, इस कार्बन ने तो 4 बॉन्ड पहले ही बना रखे हैं। तो जब वो इधर से आएगा तो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा ऑब्वियसली। तो जैसे ही उसने वो इधर से इधर आया, ये पाई बॉन्ड इधर चला गया, तो क्या बनेगा, ये इधर आया तो यहां नेगेटिव चार्ज आया, यहां हेलोजन है और यहां न्यूक्लियोफाइल है। अब नेगेटिव सिग्मा पाई, अब क्या है, कॉन्जुगेशन की कंडीशन। तो ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, तो ये पाई बॉन्ड कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा। इसने डोनेट किया बगल वाले को, तो यहां पाई बन गया, यहां नेगेटिव आ गया, इधर हेलोजन, इधर न्यूक्लियोफाइल। अब क्या होगा, ये नेगेटिव अपना लोन पेयर बगल वाले को डोनेट करेगा, ये पाई इधर चला जाएगा। ये पाई आ गया, ये पाई आ गया, यहां नेगेटिव आ गया। हाँ, अब आप देखो, मुझे अभिलाषा आप बताओ, ये जो हेलोजन है क्या ये रेजोनेंस में है क्या? राइट नाउ दिस हेलोजन इज इन रेजोनेंस और नॉट? यहाँ ये लोन पेयर सिग्मा, इधर भी सिग्मा, इधर भी सिग्मा, इधर भी सिग्मा, चारों तरफ सिग्मा ही सिग्मा है, कहीं पाई तो है ही नहीं। अल्टरनेटिव पोजीशन पे पाई होना चाहिए। इसका मतलब अब ये हेलोजन इजीली बाहर निकल सकता है। अब ये हेलोजन इजीली बाहर निकल सकता है क्योंकि अब वहां नहीं है, रेजोनेंस नहीं है। तो अब क्या होगा कि ये अपना नेगेटिव चार्ज ये इसको डोनेट करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहे होंगे तो इन इलेक्ट्रॉन में क्या हो रहा होगा, रिपल्शन। तो हेलोजन क्या होता है, वो लिविंग ग्रुप होता है, वो वहां से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये यहां से बाहर निकल जाएगा। तो मैं एक काम कर लेता हूं, इन तीनों का थोड़ा सा एक रेजोनेंस हाइब्रिड जैसा बना लेता हूं। ठीक है, ये काम अपन सेकंड स्टेप में करवाएंगे, अगले स्टेप में। अभी तो इधर नेगेटिव चार्ज है, तो अब यहां क्या आ जाएगा, देखो नेगेटिव एक तो यहां है, एक नेगेटिव यहां है, एक नेगेटिव यहां है। यहां से लेकर यहां तक पाई बॉन्ड मूव कर रहे हैं। यहां पाई है, मतलब ना तो यहां पर पाई है ना यहां पाई है, तीनों ही स्ट्रक्चर में। तो ये वो वैसा वीलैंड कॉम्प्लेक्स जैसा बन रहा है, वीलैंड कॉम्प्लेक्स जैसा, उसमें भी ऐसा ही था। तो ये ऐसे बनेगा, इधर मेरे पास हेलोजन है, इधर मेरे पास न्यूक्लियोफाइल है। अब आप देखो, ये जो इंटरमीडिएट बनता है
ये जो इंटरमीडिएट बनता है, ये मेरे पास क्या है, स्टेप 1। तो पहले देखो, किसी भी रिएक्शन की जो रेट होती है ना, किसी भी रिएक्शन की रेट इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इंटरमीडिएट यहां कैसे बन रहा है, कार्बेनाइन जैसा बन रहा है। तो कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी कैसे होती है, जब उसे कौन से ग्रुप लगे हों। अरे नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कैसे इंक्रीज होती है, जब उस पर कौन से ग्रुप लगे हों, विड्रॉइंग ग्रुप लगे हों, विड्रॉइंग ग्रुप। और उन्हीं पोजीशन पे विड्रॉइंग ग्रुप लगे हो जहां नेगेटिव चार्ज हो। बगल में लगा होने से क्या फायदा है भाई, कलेक्टर बने तो खुद ही बने अपन, अपने जानकार कलेक्टर, तो उनको फायदा है, अपने को थोड़ी फायदा है। तो जहां नेगेटिव चार्ज है वहीं पर विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो तो ही मजा आएगा। बगल में विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो फटाक से विड्रॉ कर लेगा, उसे नेगेटिव चार्ज को स्टेबल कर देगा। तो इसलिए अपन ने क्या बोला है, वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आर अटैच्ड एट ऑर्थो पैरा पोजीशन। देखो इसके रेस्पेक्ट में पोजीशन कौन सी है, ऑर्थो, और ये सामने वाली कौन सी है, पैरा। ठीक है, फिर अब यहां आ जाएगा स्टेप 2। इंटरमीडिएट कैसा है, कार्ब एनाइन टाइप का। फिर यहां आ जाएगा स्टेप 2। यहां पाई पहुंच गया था, यहां पाई पहुंच गया था, यहां नेगेटिव था, यहां हेलोजन था और यहां न्यूक्लियोफाइल था। जो सेकंड स्टेप होगा वो क्या होगा, इसका फास्ट स्टेप होगा। सेकंड स्टेप होगा वो फास्ट स्टेप होगा। अब आप कौन सा हेलोजन जल्दी बाहर निकलेगा, जैसे ही ये इस पे अटैक करेगा ये बाहर निकल जाएगा। मुझे बताओ कौन सा हेलोजन जल्दी बाहर निकलेगा, आयोडीन जल्दी बाहर निकलेगा, फ्लोरीन जल्दी बाहर निकलेगा। जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, जो बॉन्ड वीक होगा वो जल्दी बाहर निकलेगा। कौन जल्दी बाहर निकलेगा, आयोडीन, उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहां पर यह हेलोजन बाहर निकल गया और ये वापस इधर पाई बॉन्ड आ गया। तो इसकी एरोमेटिसिटी थोड़ी देर के लिए लॉस्ट हुई थी। ठीक है, तो ये पाई, ये पाई, ये पाई, और यहां क्या आ गया, न्यूक्लियोफाइल। जो आप चाह रहे थे वो आ गया, हेलोजन हट के क्या आ गया, न्यूक्लियोफाइल। तो इस रिएक्शन की रेट, अब ढंग से सुनो इस बात को, इस रिएक्शन की जो रेट है वो किस एल्काइल, कौन से हेलोजन के केस में फास्ट होगी, आयोडीन के केस में कि फ्लोरीन के केस में। इस रिएक्शन की रेट किस हेलोजन के रेस्पेक्ट में फास्ट होगी, आयोडीन के रेस्पेक्ट में, हेलोजन के रेस्पेक्ट में। आयोडीन तो मत बोलना प्लीज, क्योंकि आयोडीन वाला केस तो सेकंड वाला केस है, फास्ट, वो तो फास्ट रिएक्शन है। और रिएक्शन की रेट फास्ट पे तो डिपेंड ही नहीं करती, किस पे डिपेंड करती है, स्लो स्टेप पे। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका जो लॉजिक छुपा है वो स्लो स्टेप में छुपा है। मुझे नहीं पता कि आयोडीन इसका आंसर है कि नहीं है, पर आप सेकंड स्टेप से इसका आंसर दे रहे थे, उसको तो देखने का मतलब ही नहीं है। फास्ट स्टेप पे थोड़ी डिपेंड करती है रिएक्शन की रेट। यहां बाहर कोई मर्डर हो गया, जो जल्दी से बाहर निकल गया, पुलिस उसको थोड़ी पकड़ेगी, उसको क्या पता है। जो वहां जम के बैठा है, आने आज तो देखेंगे कैसा होता है। पुलिस सारी इंफॉर्मेशन उसके पास है भाई, पुलिस उससे पूछेगी। तो यहां पर फर्स्ट स्टेप को देखो, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना वो स्लो स्टेप है। न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कब करेगा, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच आसानी से अटैक कब करेगा, जब कैसा कार्बन हो, अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब अच्छा खासे इस कार्बन पे अच्छी खासी डेफिशिएंसी कब आ सकती है, एक बार खुद सोचो। यहां फ्लोरीन लगा हो, क्लोरीन लगा हो, ब्रोमीन लगा हो, आयोडीन लगा हो, इस कार्बन पर अच्छा पॉजिटिव कब आएगा, जब वहां फ्लोरीन लगा हो, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होती है। तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा विड्रॉ करेगा, फ्लोरीन ज्यादा विड्रॉ करेगा तो फ्लोरीन पर नेगेटिव ज्यादा आएगा, तो कार्बन पे पॉजिटिव ज्यादा आएगा। अब वो ज्यादा डेफिशिएंट कार्बन, ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रोफाइल, तब उस पर न्यूक्लियोफाइल ज्यादा अच्छे से अटैक करेगा। तो फर्स्ट स्टेप से आएगा इसका आंसर। यहां रिएक्शन की रिएक्टिविटी आरएफ के सबसे ज्यादा होती है, सॉरी आरएफ नहीं, एआरएफ की, एराइल जो ग्रुप है उस पर जो फ्लोरीन लगेगा तब रिएक्टिविटी हाईएस्ट होगी। समझ में आया कि क्यों, क्योंकि वहां पॉजिटिव चार्ज अच्छा खासा आएगा उस केस में। ठीक है, इस तरह से। तो यहां पर ये नोट कर लें आप फटाफट।
हो गया भाई? हाँ जी, चलो नेक्स्ट लिखो, रेट ऑफ SNAR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन इंटरमीडिएट। और कार्ब एनायन कैसे स्टेबलाइज होगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से, वही -M -H -I +M +H +I, इनके रेसिप्रोकल। हालांकि -M ग्रुप होगा तभी शो होगी ये रिएक्शन, नहीं तो नहीं होगी। तो सबसे ज्यादा किसकी रिएक्शन की रेट होगी? फोर्थ वाले की, क्योंकि वह -M सबसे ज्यादा लगे हुए हैं। अरे SNR में यही तो होता है, इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्बन आयन। जितने ज्यादा -M ग्रुप लगे होंगे उतना ज्यादा रिएक्टिविटी होगी। तो सबसे ज्यादा फोर्थ, फिर थर्ड, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट।
बताएं भाई इन सब के अंदर इस सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर दें। सबसे ज्यादा किसकी होगी? मुझे इतना पता है 3, 4, 5 इनकी ज्यादा होगी 1 और 2 से। अरे 3, 4 और 5 ये तो क्या एल्काइल हैलाइड है, नो रेजोनेंस, नो डबल बॉन्ड कैरेक्टर, Cl विल लीव इजीली। फर्स्ट और सेकंड में तो लोन पेयर Cl का लोन पेयर रिंग के साथ रेजोनेंस में है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। ठीक है, अच्छा चलो अब मुझे बताओ फर्स्ट और सेकंड में ज्यादा कौन शो करेगा? फर्स्ट और सेकंड में SN कौन शो करेगा? फर्स्ट वाला ज्यादा शो करेगा क्योंकि वहां कार्बन आयन बनता है। कार्बन आयन स्टेबलाइज कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से। अभी आपको कब पता होगा? जब आपको ये पता होगा कि यार यहाँ होता क्या है। यहाँ जब जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ये पाई इधर, तो यहाँ नेगेटिव 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 बनता है। अच्छा, ये नेगेटिव स्टेबलाइज होने चाहिए। नेगेटिव स्टेबलाइज कैसे होंगे? जब वहां कौन से ग्रुप लगे हों? विड्रॉइंग ग्रुप। OCH3 क्या होता है? OCH3 तो डोनेटिंग ग्रुप होता है, +M होता है उसका तो। ठीक है, तो इसका क्या लगेगा? इसका लगेगा -M, 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 और इसका क्या लगेगा? इसका +M लगेगा। सिंपल। तो यहां फर्स्ट और सेकंड में तो फर्स्ट की ज्यादा आएगी रिएक्टिविटी। अच्छा मुझे बताओ थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी आएगी? ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी आएगी? अब मैं आपको एक बात बता दूं, SN1 और SN2 में SN1 की रेट हमेशा ज्यादा होती है। SN1 और SN2 में SN1 की रेट ज्यादा होती है क्योंकि SN1 में पहले स्टेप में स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है, Cl इजीली लीव कर जाता है। अब न्यूक्लियोफाइल बड़ा आराम से आएगा क्योंकि खूब खाली जगह दिखेगी उसको। SN2 थोड़ा मुश्किल से होता है क्योंकि उसमें एक ही स्टेप में सारा काम करना होता है, उधर से अटैक उधर से लीव, थोड़ा मुश्किल होता है SN2। SN1 बहुत फास्ट होता है। तो वो सारी रिएक्शन फास्ट होगी जिनमें पहले स्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा। तो SN1 कहाँ फास्ट होगी? इनमें फिफ्थ वाली में, क्योंकि स्टेबल कार्बोकेटायन वहीं बनेगा। तो फिर सबसे ज़्यादा कहाँ क्या होगी? थर्ड, सॉरी फिफ्थ, फिर 4, फिर 3। यह है NSR का ऑर्डर। इसके हिंट के लिए आप ये लिख सकते हो, SN1 रिएक्शन आर फास्टर देन SN2 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन जो होती है वो फास्ट होती है SN2 से। चलो इतना नोट हो गया तो एक बार समझ लो पहले। चलो सुनो, पहले सामने ध्यान दो। पहले अपन ने क्या पढ़ा अभी तक? आज अपन ने क्या पढ़ा? तो यहां से स्टार्ट किया था, बहुत सिंपल सिंपल सी रिएक्शन है। साइनाइड अटैक करेगा, NC अटैक करेगा। अभी देखो एक क्वेश्चन आया हुआ है आपके प्रीवियस ईयर में PYQ में, जैसे ये 23 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, विच अमंग द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड प्रोड्यूस एल्काइल आइसोनाइट्राइल। नाइट्राइल होता है CN, आइसोनाइट्राइल होता है NC। तो किस में NC अटैक करेगा? AgCN में।
AgCN में कार्बन पे तो लोन पेयर होता ही नहीं है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है, तो ये नाइट्रोजन अटैक करेगा। KCN में नहीं होगा, HCN में नहीं होगा, ठीक है, NaCN। इस तरह से तो आप ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। चलो आगे देखो, KNO2 AgNO2 ये सिंपल रिएक्शन है। फिर हीटिंग इफेक्ट पढ़ाया कि 0 से 1 कार्बन है, 2 से WH के बीच, 2 से 3 है या 4 या उससे ज़्यादा है। साइनाइड के कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से एसिड मिलेगा और पार्शियल हाइड्रोलाइसिस से एमाइड बनेगा, रिडक्शन से एमीन बनेगा। अब ये समझा रहा हूँ मैं SNAR। SNAR मुश्किल से होती है, एरोमेटिक कंपाउंड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है हेलोजन के साथ, तो इजीली लीव करता ही नहीं है। उसके लिए क्या करना होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने होते हैं। अब मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के आपको एक दो फायदे और बताता हूँ। देखो यहां पर कोई न्यूक्लियोफाइल है, मान लो साइनाइड। अब इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन, तो यहां पर ये तो डबल बॉन्ड, यहां तो ये रेजोनेंस आ जाएगा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से। अब आप देखो ये NO2 का क्या लगेगा, NO2 का क्या लगता है -M, तो अगर इसका -M लगता है तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। अच्छा, मेसोमेरिक इफेक्ट किस पोजीशन पे लगता है, ऑर्थो या पैरा पे? तो इसके रेस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन ऑर्थो है और सामने वाली कैसी है, पैरा। तो ये क्या करेगा, विड्रॉ और पैरा पोजीशन को या ऑर्थो पोजीशन को डेफिशिएंट बना देगा। एक तो डेफिशिएंसी इसकी वजह से आ रही है, थोड़ा सा वो विड्रॉ कर रहा है, थोड़ा सा ये भी तो विड्रॉ कर रहा है यहां से, ये भी तो विड्रॉ कर रहा है यहां से, ये भी तो विड्रॉ कर रहा है यहां से। तो इन सब के कंबाइंड इफेक्ट की वजह से यहां पॉजिटिव चार्ज अच्छा खासा आता है, और वो पॉजिटिव चार्ज जब आएगा तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक करेगा। यहां क्या करेगा, ये तो +M है, इसने जो इस क्लोरीन ने जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया उसकी वजह से जो है पॉजिटिव आया, अब ये क्या करेगा +M, तो ये वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, तो क्लोरीन की सारी मेहनत बेकार। क्लोरीन ने विड्रॉ करके जो पॉजिटिव बनाया था कि न्यूक्लियोफाइल आ सके, इधर से OCH3 ने क्या किया, सप्लाई कर दिया इलेक्ट्रॉन फटाफट, +M है ना वो, तो ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है। ये तो जीवन में कभी भी शो नहीं करेगा SNAR, कभी भी नहीं, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि ये इस तरह से विड्रॉइंग ग्रुप लगा लो। एक तरीका और है आपके पास कि आप थोड़ा हाई टेम्परेचर दे दो। ये Cl बाहर नहीं जा रहा, ये तो प्रॉब्लम है। Cl बाहर चला जाए, जैसे एल्काइल हैलाइड तो इजीली बाहर चला जाएगा, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा जो बिना कहीं बाहर चला जाएगा। तो आप क्या करो, हाई टेम्परेचर दे दो। हाई टेम्परेचर भी तो बॉन्ड ब्रेकिंग में काम आता है। जब आप हाई टेम्परेचर दोगे तब भी ये Cl जो होगा ये हल्का सा बाहर निकलने की कोशिश कर लेगा, ठीक है। बॉन्ड थोड़ा तो वीक हो ही जाएगा बेटा, और इसी की तो तलाश है न्यूक्लियोफाइल को कि जैसे ही बॉन्ड वीक हो, जैसे ही मौका मिले वो अटैक कर ले, ठीक है। तो यहां पर एक रिएक्शन ऐसी बन सकती है, नोट करो एक रिएक्शन। तो आप वहां पर जैसे आपने क्या लिखा था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आर प्रेजेंट एट ऑर्थो पैरा पोजिशन, ठीक है। यहीं पर स्ट्रॉन्ग हीट भी पॉसिबल है, स्ट्रॉन्ग हीट के केस में भी ये रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग हीट, अगर स्ट्रॉन्ग हीट है और विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है तो भी काम हो जाएगा। अरे या तो विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा हो, और अगर विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है तो वहां हीट होगी तो भी थोड़ा बहुत काम हो जाएगा आपका, ठीक है। जैसे एक लास्ट रिएक्शन पढ़ते हैं अभी। जैसे एक क्वेश्चन है, यहां क्लोरीन है, बस 1 मिनट लगेगी, यहां NaCN है और यहां मुझे दिए रखा है 200 डिग्री सेल्सियस। सामने ध्यान दो बेटा, यहां पर कोई विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है लेकिन हीट 200 डिग्री सेल्सियस दे रखी है, तो अब यहां रिएक्शन हो जाएगी अपने पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये Na+ है, ये Cn- है, नेगेटिव कार्बन पे आएगा, ये अटैक करेगा, तो यहां क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, यहां बन जाएगा C∧N। फिर यहां पर अगर अपन यूज कर लें H2OH+, तो आपको पता है साइनाइड के कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये नोट कर लो, ओके।
वहां स्ट्रॉन्ग हीट के साथ में लिख लेना स्ट्रॉन्ग हीट एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग हीट एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग हीट एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ये जो है ना स्ट्रॉन्ग हीट एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ये भी होना चाहिए। तो यहां सॉल्वेंट आप यूज कर लो डीएमएफ। अब डीएमएफ क्यों यूज किया ये अपन नेक्स्ट पे देखेंगे। काफी आज के लिए ओके।